हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स, आपको पता है बहुत सारी परीक्षाओं में लिटरेरी फॉर्म्स आती हैं। और ये जो लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स हैं, ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट इंग्लिश से भरते हैं तो, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें सब में आती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं एलिगोरी के बारे में। देखिए, एलिगोरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमको ये समझना होगा। एक एक टॉपिक को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एलिगोरी का मतलब। देखिए, एलिगोरी का मतलब होता है रूपक। अब रूपक से क्या सेंस है, कोई चीज किसी का रूप ले लेती है उसके स्थान पर, है ना। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, तो उन्होंने चंद्रमा को खिलौना कह दिया, तो रूपक अलंकार हो गया। आपने सुना भी होगा रूपक। लेकिन रूपक में क्या है, तो रूपक में दिया हुआ है ए नैरेटिव। देखिए, एक एक शब्द का आपको मतलब भी पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, डेफिनेशंस पेपर में दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं बताइए किसकी डेफिनेशन है, तो आपको इनका मतलब भी पता होना चाहिए। जैसे कि हमको पता है कि नैरेशन का मतलब होता है स्टोरी, ठीक। और नैरेशन का मतलब और क्या होता है, नैरेशन का मतलब होता है किसी चीज का वर्णन, किसी चीज का वर्णन। और क्या मतलब होता है नरेशन का, नरेशन का मतलब होता है कथात्मक। कथात्मक का मतलब है कथा में आया हुआ, या इसके अलावा किसी कथा में घटनाओं का वर्णन, किसी कथा में घटनाओं का वर्णन। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। तो नरेशन, नरेशन का मतलब होता है कोई कोई कहानी या किसी कहानी का वर्णन, या किसी कहानी में कही गई कोई बात या किसी घटना का वर्णन नरेशन कहलाता है। तो यहां पर हम कह रहे हैं ए नैरेटिव, एक एक कथात्मक, एक घटना का वर्णन, इन विच, जिसमें लिटरल मीनिंग ऑफ कोरेस्पॉन्ड्स क्लियरली, जो मीनिंग दिया हुआ है संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में, एंड डायरेक्टली टू सिंबॉलिक। वो कैसा हो सकता है, वो सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब क्या होगा यहाँ पर, सिंबॉलिक का मतलब हो जाएगा प्रतीकात्मक। सिंबॉलिक का मतलब हो जाएगा प्रतीकात्मक। तो प्रतीकात्मक भी हो सकता है, मतलब मान लीजिए मैं यहां पर रुपए का साइन बना दूं, तो ये रुपए का साइन भी अलंकार है। क्यों, क्योंकि ये रूपक अलंकार है। हमने इसको रुपया ना लिखकर रुपए का साइन लगा दिया। मान लो मैं डॉलर का साइन बनाऊं, तो ये भी एलिगोरी है। एलिगोरी किसका है, एलिगोरी कोई जरूरी नहीं है कोई इंग्लिश की लाइन हो तो ही एलिगोरी होंगी, या हिंदी की लाइन हो तो ही रूपक अलंकार होगा। किसी कोई चिन्ह भी रूपक अलंकार का हो सकता है। मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहां पर दोबारा पढ़ लेता हूं। किसी कहानी में किसी शब्द का वर्णन जो जुड़ा हुआ है सीधे सीधे, बिल्कुल सही, सटीक और सीधे सीधे, टू सिंबॉलिक मीनिंग, मतलब उसके प्रतीक के तौर पर। अब प्रतीकात्मक रूप में कैसे, मतलब जैसे में हमने चंद्रमा को चंद्रमा ना कहकर खिलौना कह दिया, तो है तो चंद्रमा, लेकिन हमने उसको सिंबल दे दिया, किसका, चंद्रमा का। मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसका, द लिटरल स्टोरी, जो स्टोरी साहित्यिक कहानी लिखी थी किसने, जॉन बनियान ने। जॉन बनियान की, देखिए मैं आपको साथ के साथ ये भी बता रहा हूं कि एलिगोरी कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कि आपको ये दे दिया, मैं तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। पेपर में क्या करते हैं कभी कभी, जैसे कि ये नाम नाम दे दिया जॉन बनियान का, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, तो दो द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पूछ लेंगे क्या है, तो आपको पता होना चाहिए द पिलग्रिम प्रोग्रेस क्या है, एलिगोरी है। इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि जो क्रिश्चियन नाम का एक व्यक्ति है इस कहानी में, उसकी उसकी यात्रा दिखाई गई है। कहां पर, फ्रॉम द सिटी ऑफ डेस्ट्रक्शन टू कैलेस्टियल सिटी, मतलब डेस्ट्रक्शन सिटी से कैलेस्टियल सिटी तक यात्रा दिखाई गई है। एक्चुअल में ये जो यात्रा है वो यात्रा नहीं है, वो यात्रा तो एलिगोरी है, मतलब रूपक अलंकार है। किसका, स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम सिन टू होलीनेस। ये देखिए, सिन कहते हैं पाप को, और होलीनेस कहते हैं पवित्रता को या पुण्य को। तो ये जो पाप से पुण्य की यात्रा दिखाई गई है ना। कभी आपने पढ़ा होगा ओ कैप्टन माई कैप्टन, है ना, 12th क्लास में पढ़ा हो ओ कैप्टन माई कैप्टन। इसमें क्या होता है, जो ब्रूकर सॉरी, जो इसमें अब्राहम लिंकन है, अमेरिका के राष्ट्रपति, अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्हें एक जहाज का कप्तान बनाया गया है इस कविता में। और वो जहाज पर मृत लेटे हुए हैं, उनकी याद में ये कविता लिखी गई थी। तो और उसमें क्या कहा गया है, जो पूरा जहाज है उसको तो माना गया है अमेरिका जहाज को,
और जहाज को तो अमेरिका मान लिया गया है और उसका कप्तान किसको माना गया है, अब्राहम लिंकन को। तो इसका मतलब है अब यहां पर जहाज क्या हो गया, यहां पर जहाज तो हो गया अमेरिका और अब्राहम लिंकन हो गई कप्तान। तो यहां रूपक अलंकार दे दिया इस कविता में भी। तो जो बच्चे पीजीटी की तैयारी करते हैं देखिए उनका तो बड़ा ब्राइट कॉन्सेप्ट है, कुछ भी पूछ सकते हैं उनके बाद उनसे तो। लेकिन जो टीजीटी वाले हैं उनको केवल 4 राइटर आते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स पूरे सबको समान आती हैं, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं लेकिन पोएम आपको याद रखनी पड़ेगी। आप ये नाम याद रख लें, जॉन बनियान का है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। इसमें जो क्रिश्चियन नामक व्यक्ति है उसकी जर्नी जो दिखाई गई है डेस्ट्रक्शन सिटी से कैलेस्टियल सिटी तक, वो जर्नी वहां 2 शहरों के बीच की यात्रा ना होकर वो पाप से पुण्य की यात्रा है। तो ये उस जो कहानी लिखी गई है उस कहानी में एलिगोरी अलंकार है, मतलब एलिगोरी, इसमें लिटरेरी फॉर्म कौन सी है, एलिगोरी लिटरेरी फॉर्म है, उसमें रूपक है उसमें, ठीक है ना। अब मैं आप एक बार और पढ़ देता हूं आपकी जानकारी के लिए। ए नैरेटिव, एक कहानी या एक कथा का वर्णन जिसमें एक प्रतीकात्मक रूप में सीधे सीधे और साफ साफ किसी चीज की ओर इशारा किया जाए वह एलिगोरी कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है एनेक्डोट। देखिए एनेक्डोट का आपको मतलब ही पता सीधे सीधे दिख रहा होगा। इसका मतलब होता है उपाख्यान। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उपाख्यान। उपाख्यान शब्द पढ़ने में अजीब लग रहा है इसलिए इसको मैं और बोल देता हूं। उपाख्यान का मतलब है लघु कथा। लघु कथा, कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई छोटी सी घटना। क्या लिखेंगे हम इसको, हम लिखेंगे छोटी सी घटना। कोई छोटी सी घटना हो तो उसको एनेक्डोट कहते हैं, ठीक है। छोटी सी घटना या उसका विवरण, कोई छोटी सी घटना या उसका विवरण, उपाख्यान, लघु कथा। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझकर चलिए, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। आप एक दिन में 5 शब्द पढ़ें पर 5 शब्द आपको आने चाहिए। इंपोर्टेंट ये है, जरूरी नहीं आप सब कुछ पढ़ें, थोड़ा पढ़ें पर सब कुछ आपको आता हो। एनेक्डोट का मतलब क्या है, एनेक्डोट का मतलब है उपाख्यान। उपाख्यान का मतलब है जो कोई व्याख्यान है उसका छोटा रूप। लघु कथा छोटा रूप, छोटी सी घटना हो या छोटा सा उसका विवरण हो, उसको कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, द ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या है, यहां पर ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त। समथिंग रिटन इन ए एब्रीवेटेड फॉर्म दैट्स कॉल्ड बी अ ब्रीफ, ठीक है। किसी चीज को छोटे रूप में लिखना संक्षिप्त कहलाता है। मतलब जैसे कि हम ये कहें कि किसी के माता पिता ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं, अनाथ। तो हमने बहुत सारा ना कहकर छोटा सा कह दिया, उसको कहते हैं ब्रीफ लिखना, छोटा लिखना। मतलब बात को बढ़ा चढ़ा कर ना कहकर छोटा सा कह देना संक्षिप्तीकरण कहलाता है, ब्रीफ कहते हैं इसको। और इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्रीविएशन। और नरेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, नरेशन का मतलब है किसी कथा में किया गया घटना का वर्णन। तो कोई छोटा और कथा में किया गया घटना का वर्णन ऑफ ए सिंगल इवेंट, केवल एक सिंगल घटना और इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना और कोई ऐसा जो जिसमें छोटी सी घटना का विवरण हो। मतलब स्मॉल इंसिडेंट हो, ज्यादा बड़ा ना होकर कैसा हो, सिंगल हो, है ना, बहुत बड़ा, तो उसको कहते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब सीधा सीधा आप समझ लीजिए छोटी सी घटना। एनेक्डोट का मतलब क्या हो जाएगा, छोटी सी घटना। कोई भी घटना जो छोटी हो उसको क्या कहते हैं, एनेक्डोट। उपाख्यान कहते हैं विवरण। मतलब एक कहानी में क्या है, कभी आपने विलियम शेक्सपियर के वो देखे हो, विलियम शेक्सपियर में कभी किसी की एंट्री होती है कभी किसी की। तो जब एक आदमी की एंट्री होती है और वो अपनी बात को बोलकर खत्म कर देता है तो उसको इंसिडेंट कहते हैं, घटना कहते हैं छोटी सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है एफोरिज्म। देखिए जैसा इसका नाम है ऐसा इसका काम है। एफोरिज्म का मतलब होता है कहावत। मतलब किसी आदमी ने कोई बात किसी से कही तो वो हो जाती है कहावत, ठीक है। मतलब एक आदमी ने दूसरे आदमी से कोई बात कही उसको कहते हैं एफोरिज्म, कहावत। अच्छा ये कहावत क्या है, ए कंसाइज। देखिए कंसाइज का मतलब पहले आप यहां पर समझिए, कंसाइज का मतलब क्या है। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। कंसाइज का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब क्या है, कोई छोटे रूप में लिखा गया, छोटा, है ना। कंसाइज का मतलब है छोटी सी बात, है ना। एक कंसाइज एक्सप्रेशन, हम कोई छोटी सी बात व्यक्त कर रहे हैं, हम कोई छोटी सी बात व्यक्त कर रहे हैं। इनसाइट, इनसाइट मतलब क्या है, पूरा ज्ञान,
एक पूरी सच्ची कहानी या पूरा ज्ञान। छोटी बात में हम किसी पूरे ज्ञान को बता रहे हैं, मतलब हम बहुत बड़ी बात ना कहकर हमने कोई कहावत मार दी, हमने कोई कहावत बोल दी, अच्छा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात ना कहकर हमने क्या करा, कोई कमेंट कर दिया, तो ये जो है ये बात कहावत कहलाती है। एक कंसाइज एक्सप्रेशन इनसाइट, मतलब पूरे ज्ञान को छोटे रूप में कह देना। एक कंसाइज एक्सप्रेशन ऑफ इनसाइट, जो एक्सप्रेस करती है इनसाइट, पूरे ज्ञान की तरफ इशारा करती है। और विजडम और बुद्धिमत्ता, और किसकी ओर इशारा करती है वो, बुद्धिमत्ता। मतलब इन्हें जो जहां इन्हें बोला जाता है वहां पर यह बताया जाता है कि दिमाग की मतलब बुद्धिमत्ता की यूज के लिए, ठीक है। मतलब इनका प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पर बात को घुमा फिरा करना, सीधे सीधे कह दिया गया हो और दूसरा वाला समझ जाए, जिसको ये कहावत आती है केवल वही समझ पाए इसका मतलब क्या है। आगे आगे क्या लिखा हुआ है इसको समझिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए आप, द वैनिटी। अब यहां पर जो वर्ड है वैनिटी, वैनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए वैनिटी का मतलब होता है अहंकार। वैनिटी का मतलब होता है अहंकार, अहंकार, या हम इसको एक शब्द और दे सकते हैं, गुमान, है ना, गुमान भी कहते हैं, गुमान। ऑफ अदर ऑफेंड्स, देखिए ऑफेंड्स का मतलब क्या होता है, ऑफेंड्स का मतलब होता है किसी को नाराज करना, किसी को क्षति पहुंचाना या किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना। तो ऑफेंस का मतलब होता है नाराज, क्षति या नुकसान पहुंचाना किसी को। अवर टेस्ट, मतलब यह है कि हम अपने अहम से जो दूसरों को नाराज करते हैं, अवर टेस्ट, है ना, अपने टेस्ट के लिए। ओनली व्हेन इट ऑफेंड्स अवर वैनिटी, ये केवल हमारा अहंकार है। इसका मतलब है दूसरों को अपने अहंकार के कारण दूसरों के अहंकार को चोट पहुंचाना ही हमारा गुमान है। और यही हमारा मतलब ये है यहाँ पर कि हम जो द वैनिटी ऑफ अदर्स, हम जो अहंकार करते हैं दूसरों का, ऑफेंड्स अवर टेस्ट, है ना, और हम नाराज कर देते हैं उनको अवर टेस्ट, अपने टेस्ट के लिए। ओनली व्हेन इट ऑफेंड्स अवर वैनिटी, ऐसा तब होता है, इससे केवल और केवल हमारा अहंकार दिखता है, हमारी वैनिटी दिखती है इससे, बल्कि हमारे ही अहम को नुकसान पहुंचता है दूसरों को नुकसान पहुंचाकर। इसका मतलब है हमें, देखिए कितनी बड़ी बात है, इसका मतलब छोटी सी है कि हमें अपने अहम से दूसरे के अहम को अपने अहंकार से दूसरे के अहम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अच्छा, इसको लेकर कभी कभी क्या आता है, ये एक कवि थे, जिनका एक लेखक थे जिनका नाम है फ्रेडरिच नीत्शे। तो इन्होंने एक पोयम लिखी है, क्या मतलब इन्होंने एक लेख लिखा है, पोयम नहीं, एक्चुअल में इनका एक प्ले है, एक नाटक है, और ये नाटक में इन्होंने लिखा है बियॉन्ड गुड एंड इविल। इनकी उसका नाम है बियॉन्ड गुड एंड इविल। इसमें जो इन्होंने प्रयोग किया है सबसे ज्यादा एफोरिज्म का प्रयोग किया है, कहावतों का। तो बियॉन्ड गुड एंड इविल, है ना, इसका मतलब है अच्छे और बुराई से परे, अच्छाई और बुराई से परे। इसका मतलब यह है, इन व्यक्ति का नाम याद रखना, सबसे ज्यादा एफोरिज्म का प्रयोग फ्रेडरिच नीत्शे ने किया है, ठीक है ना। तो ये मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं इसको। एक छोटी सी घटना, छोटी सी बात में ही बहुत बड़ी बात को कह देना कहावत कहलाता है। देखिए हिंदी में पढ़ना बहुत आसान है इस चीज को, इंग्लिश में जब इसको हम पेपर में जब ये लिखा आता है ना, पेपर में केवल इतना लिखा हुआ आएगा, एक कंसाइज से लेकर इनसाइट तक, केवल एक लाइन, एक कंसाइज एक्सप्रेशन ऑफ इनसाइट, दैट्स कॉल्ड बी क्या, एफोरिज्म कहते हैं हम इसको, है ना, बस इतना आएगा लिखा हुआ। तो आपको पता होना चाहिए, कभी कभी डेफिनेशन आती है, एक कंसाइज, छोटी सी बात में बड़ी बात को कह देना कहावत कहलाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। देखिए ऑटोबायोग्राफी, इसमें कहने वाली बात नहीं है, सबको पता है कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। क्या होता है, आत्मकथा। एक व्यक्ति, आत्मकथा, जब एक व्यक्ति अपने बारे में लिखता है, जब एक व्यक्ति अपने बारे में लिखता है उसको क्या कहते हैं, आत्मकथा, है ना। द नॉन फिक्शनल, एक नॉन फिक्शनल, नॉन फिक्शनल का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, नॉन फिक्शनल का मतलब होता है वास्तविक, जो फिक्शनल ना हो, वास्तविक। वास्तविक का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, रियल। एक वास्तविक कहानी ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की, व्यक्ति के जीवन की, एक वास्तविक कहानी किसी व्यक्ति के जीवन की, टोल्ड बाय दैट पर्सन, जो उसी व्यक्ति ने कही हो,
मतलब ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जो उसने स्वयं लिखी हो, जो उसने स्वयं लिखी हो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है सेंट अगस्टाइन। देखिए ये जो व्यक्ति यहां पर लिखे हुए हैं इनका नाम आप यहां पर जरूर ध्यान दे लें, क्योंकि नाम बड़ा वैल्यू होता है। ये एक तरह से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किसका है? सेंट अगस्टाइन। सेंट अगस्टाइन की वो है क्या? कन्फेशन। सेंट अगस्टाइन का कन्फेशन। कन्फेशन एक तरह से चर्च में माफी मांगना होता है। तो इन्होंने एक पोयम लिखी है क्या? सेंट अगस्टाइन की कन्फेशन इज एन अर्ली कैनोनिकल वर्क इन दिस जेनर। देखिए जेनर कहते हैं शैली को। इसको कहते हैं शैली, शैली को कहते हैं। तो उन्होंने जो इस शैली में है ना, जो अपने साहित्यिक कार्यों में जो इस शैली का प्रयोग किया है उसमें उन्होंने ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने बारे में लिखा है। सेंट अगस्टाइन कन्फेशन में क्या किया है? सेंट अगस्टाइन ने कन्फेस किया है। इसका मतलब है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी। कभी तुमने नाम सुना हो मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष, ये है ना, उसको जर्मनी की भाषा में कहते हैं माई कॉम। माई कॉम, माई कॉम का मतलब है मेरा संघर्ष। और ये जो आत्मकथा है, ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ये है हिटलर की, ये है हिटलर की। तो हिटलर की आत्मकथा का नाम है माई कॉम। तो ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है तो उसे उसकी ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ए नॉन फिक्शनल, जब कोई वास्तविक बात कहानी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ, आदमी के जीवन के बारे में कही जाती है, टोल्ड बाय दैट पर्सन, जब वो आदमी स्वयं लिखता है अपने बारे में, तो उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। मतलब जब कोई कहानी स्वयं उस आदमी के द्वारा लिखी जाए जिसके बारे में वो लिखी गई है, स्वयं के बारे में जब कोई आदमी कहानी लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अच्छा, अगला जो पॉइंट है ये है बैलेड। अच्छा, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है बैलेड, तो बैलेड का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। बैलेड का मतलब होता है गाथा गीत, है ना। अब आप कहेंगे कि ये गाथा गीत कैसे? मैं यहां पर लिख देता हूं गाथा गीत। देखिए गाथा का मतलब है, गाथा किसकी होती है? गाथा होती है वीरों की, है ना। गाथा होती है वीरों की, वीरों के बारे में गाथा, और इनके बारे में कोई गीत कहे, है ना। तो ऐसे ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर पर, है ना। अच्छा, पीछे एक वर्ड रह गया, वर्ड जो था वो था कैनोनिकल, है ना। कैनोनिकल, बच्चे पिछली वीडियो में कमेंट करके पूछ रहे थे सर आप एक एक वर्ड का मतलब बता दीजिए, अगर ये अच्छा लगता है हमको तो मैं इसका मतलब दोबारा बता देता हूं। इसका मतलब है वैधानिक, है ना, वैधानिक। वैधानिक, और कैसा वैधानिक? धर्म, धर्म के आधार पर जो वैध हो, ऐसा कोई भी काम जो धर्म के आधार पर वैध हो, है ना, उसको कहते हैं। अच्छा, अब चलते हैं आगे बैलेड को लेकर। बैलेड में मैंने आपको बताया बैलेड क्या है, वीरों की गाथा या गाथा। गाथा हमेशा बड़े बड़े वीरों की होती है। इसमें क्या कहा गया है? ट्रेडिशनली का मतलब है पारंपरिक तौर पर, पारंपरिक तौर पर एक फोक सॉन्ग, एक फोक सॉन्ग गाया गया है। और उस सॉन्ग में क्या है? टेलिंग ए स्टोरी, उसमें एक कहानी है। मतलब एक, जब किसी फोक सॉन्ग के द्वारा जब कोई कहानी सुनाते हैं उसको बैलेड कहते हैं, गाकर सुनाते हैं, है ना। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई पंक्तियां क्या है? एक कहानी है जिसमें बैलेड है, जिसमें बैलेड छुपा हुआ है। आगे लिखा हुआ है और लीजेंड्स इन द सिंपल लैंग्वेज, और वो लीजेंड्स के बारे में होता है और सिंपल लैंग्वेज, वीरों के बारे में होता है और सिंपल भाषा में होता है। ऑफन विद ए रेफरेन, जिसमें हम जब हम प्राय हम छोटी बात को ही बड़ी बात में कह देते हैं। ए ऑफ पोइट्स आउटसाइड, है ना, द फोक ट्रेडिशनली। यहां पर कहा गया है ए स्टोरी और लीजेंड सिंपल लैंग्वेज ऑफन विद ए रेफरेन। देखिए ये जो वर्ड है ऑफन विद ए रेफरेन, इसका मतलब है प्राय हम अपनी बात को कहते हैं। ए नंबर ऑफ पोइट्स, यहां पर ये जो ऑफ लिखा हुआ है, यहां पर एक वर्ड और आएगा यहां पर, और ये ए और ऑफ के बीच में, और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है नंबर, NUMBER, नंबर। ए नंबर ऑफ पोइट्स, इसका मतलब है बड़ी संख्या में कवियों ने। यहां पर एक शब्द और आना चाहिए और वो शब्द है नंबर। ए नंबर ऑफ पोइट्स, इसका मतलब है बड़ी संख्या में कवियों ने आउटसाइड द फोक, फोक के अलावा, ट्रेडिशनली हैव एडॉप्टेड,
उन्होंने ट्रेडिशन को छोड़कर एडॉप्ट किया क्या, उन्होंने बैलेड को एडॉप्ट किया। जैसे कि सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये देखिए बहुत फेमस राइटर हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज ने एक वो लिखा है बैलेड जिसका नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। द राइम ऑफ द, देखिए राइम कहते हैं जब हम किसी कविता को गाकर सुनाते हैं तो उसके पीछे जो लय बनती है उसको कहते हैं राइम, है ना। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो जैसे इसमें एक धुन निकलती है उसको कहते हैं राइम। तो ये कहते हैं द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो इन सैमुअल टेलर कॉलरिज ने की जो कविता का नाम है वो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो कि क्या है, जो कि एक बैलेड है। ठीक है, मैं इसको दोबारा बता देता हूं। पारंपरिक तौर पर जब किसी वीरों के गीत को गाकर गाया जाता है फोक सॉन्ग के तौर पर, तो उसको बैलेड कहते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा 5 डेली 5 हम आपको इसमें डेली टॉपिक्स बताएंगे। आज हमने 5 टॉपिक्स के बारे में बताया। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, और आगे अग्रिम सूचना के लिए यदि आपको कोई भी नॉलेज हमारी आपको लगी हो क्या ये आपकी काफी हेल्प करी, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।